हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष भार्गव। आज हम कक्षा 11वीं की भौतिकी में प्रथम इकाई भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन, इसके अंतर्गत उप इकाई जो है हमारी भौतिक जगत, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो, जानना। किसके बारे में जानना? प्रकृति के बारे में जानना, और प्रकृति की जो विभिन्न घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती हैं, उनके बारे में जानना। तो हम विज्ञान किसको कहेंगे? विज्ञान वास्तव में एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। अब सुव्यवस्थित ज्ञान किसका है? कि प्रकृति में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का हम क्रमबद्ध परीक्षण लें, और क्रमबद्ध परीक्षण लेने के पश्चात उनका सुसंगत तर्क एवं प्रयोग के द्वारा हम जो भी सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में केवल सुव्यवस्थित ज्ञान नहीं है, इससे हम तर्क और प्रयोग से आधारित, प्रयोग पर आधारित ज्ञान कह सकते हैं, कि जिसे हम तर्क और प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकें, वही ज्ञान हमारा विज्ञान होगा। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य है कि हमारे आसपास जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को विस्तार पूर्वक गहराई से समझें, और समझने के पश्चात हमें जो ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान का उपयोग हम अन्य घटनाओं को नियंत्रित करने में या भविष्यवाणियाँ करने में और उसे जन कल्याणकारी बनाने में करते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं। उन कई शाखाओं में से चूँकि हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की शाखा है फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी के लिए हम बात करें, इस शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है, और फ्यूसियस का अर्थ क्या है? प्रकृति, नेचर। संस्कृत में से नेचुरल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, है क्या? तो ये विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति के अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसकी और डेफिनेशन भी हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति में हम किसकी बात करेंगे? पदार्थ की, जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। क्योंकि प्रकृति में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं शामिल हैं, सभी वस्तुएं शामिल हैं, और जो वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई हैं। द्रव्य मतलब मैटर, और द्रव्य तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जिसका अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। तो वास्तव में हम फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अंतरक्रियाओं का मतलब द्रव्य को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या द्रव्य की ऊर्जा से क्या पारस्परिक संबंध है, क्या उनमें अंतरक्रियाएं होती हैं, इनका यदि हम अध्ययन कर सके तो वो शाखा जो है वो भौतिकी कहलाती है। अब भौतिकी के अंतर्गत कुछ नियम होते हैं, जिसे हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ कहते हैं। इसके हम कुछ शब्दावली की बात करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब क्या है? मतलब कोई भी बात जो हम तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर रखें। कोई व्यक्ति जो हम किसी बात को तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रखता है, तो वो जो उसकी सोच है, वो उसकी विचारधारा है, वो कहलाएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक आता है इसमें शब्द
परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जो प्रेक्षण हैं और या जो प्रायोगिक परिणाम हैं उनकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऐसे नियम बना लेते हैं, कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं जिनका अभी अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है। हम ये धारणा बना लें कि कोई चीज़ ऐसी है तो उसे हम परिकल्पना कह सकते हैं, जिसका हम बाद में प्रेक्षणों के आधार पर और प्रयोग के आधार पर सत्यापन करेंगे। इसके बाद आता है वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉ। हम जो कथन मानते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो परिकल्पना बनाते हैं, ठीक है, तो सामान्य रूप से ऐसे प्रकृति के ऐसे कथन जो हमें ये बताएं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, मतलब उन सामान्य कथनों को जो हमें ये बताएं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, वो कहलाते हैं वैज्ञानिक नियम। और ये वैज्ञानिक नियम बनते कैसे हैं? जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, उनका प्रेक्षण और प्रयोग से प्राप्त होते हैं, जिनका वास्तव में सैद्धांतिक आधार नहीं होता है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है और हम उनको मान लेते हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति द्वारा निश्चित की गई हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वैज्ञानिक नियम और प्राकृतिक नियम के अंतर्गत आते हैं वो। और जैसे हम बात करें कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ये सभी वैज्ञानिक नियम के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक नियम के बाद आते हैं सिद्धांत। भौतिक जो निकाय होते हैं उनके व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमाओं के अंतर्गत हम कुछ परिकल्पना बना लेते हैं और उन परिकल्पना को ही हम सिद्धांत कहते हैं, जो कुछ प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। कि हम कुछ प्रेक्षण लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के साथ साथ हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के पश्चात हम ये कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो हमारी धारणा है, ये सत्य है। और कोई भी भौतिक निकाय, कोई वस्तु इस तरह व्यवहार कर रही है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत पर वास्तव में सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, उसमें संशोधन की गुंजाइश होती है, उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कोपरनिकस ने बताया था कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार में सूर्य केंद्र पर स्थित है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जो हैं वो वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। परंतु बाद में एक केपलर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का मार्ग है वो वृत्ताकार नहीं है बल्कि दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडाकार जैसा, पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, वो अंडाकार है। तो इस प्रकार सिद्धांत में परिवर्तन संभव होता है। हम वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत में अंतर भी बात करेंगे। जो हमने पढ़ा हुआ है कि नियम हमें यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। ये जो नियम होते हैं वो शाश्वत और अपरिवर्तनीय होते हैं। शाश्वत मतलब जो लगातार कई वर्षों से, बहुत समय से चले आ रहे हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाया है, वो नियम हो गए। किसी भी कोई भौतिक प्रक्रिया हो उसमें कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, मतलब नियम टूटते नहीं हैं। जबकि सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांतों को हम प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए हमें जो ज्ञात नियम होते हैं उन ज्ञात नियमों की सहायता से हम बनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम सिद्धांत में भी संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कोपरनिकस और केपलर की बात। केपलर ने उसमें करेक्शन किया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की। तो
प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित अप्रोच या विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। जो हमारा अप्रोच उपागम मतलब हम किस तरीके से प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसकी जो हम व्यवस्था करते हैं, सुव्यवस्था जो विधि है, उस विधि को ही हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके अलग अलग चरण हैं। पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्राकृतिक घटना को समझने के लिए हम प्रेक्षण लेते हैं कि ये घटना यदि घटित हो रही है तो इस घटना से संबंधित क्या क्या प्रेक्षण हैं, हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। हम जिसे हम कहते हैं डाटा कलेक्शन कहते हैं कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये बात करें कि कक्षा 11वीं में कितने ऐसे छात्र या छात्राएं हैं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, तो हम एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि 10 छात्र हैं या 15 छात्र हैं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, तो ये डाटा कलेक्शन हो गया। इसके बाद हम हाइपोथेसिस बना लेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमने अभी प्रेक्षण लिए हैं, उन प्रेक्षणों के हम गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनका हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के पश्चात हम एक कार्यकारी नियम बना लेंगे जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। इसके पश्चात हम उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने जो परिकल्पना बनाई है वो परिकल्पना सत्य है या नहीं है, और सत्य है या नहीं है उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और हम एक पूर्वानुमान कर लेंगे कि कक्षा 11वीं में लगभग 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 साल के ऊपर पाए जा सकते हैं। तो हम एक पूर्वानुमान कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और उसके पश्चात हम प्रयोग करके अलग अलग स्थितियों में जाकर हम उनका सत्यापन कर लेते हैं। क्योंकि ये हमने एक स्कूल की बात की है, हम अन्य स्कूलों में जाकर ही पता कर लेंगे कक्षा 11वीं में 15 साल से ऊपर इतने बच्चे लगभग हैं। यदि हमारा जो प्रयोग है उनके आधार पर जो निष्कर्ष हैं या पूर्वानुमान हैं वो सत्य हो जाते हैं, तो उसे हम अंतिम सिद्धांत मान लेते हैं। यदि अंतिम सिद्धांत हमारा सत्य नहीं हुआ तो हम फिर से नई परिकल्पना बनाते हैं और उसका नया परीक्षण करते हैं, और तब तक जारी करते हैं जब तक कि हम प्रयोगों द्वारा अंतिम सिद्धांत को प्राप्त न कर लें। इस प्रकार आज हमने विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, और साथ में हम वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ा, जाना हमने, और इनमें क्या अंतर है इसको भी जाना है। आप इसके आधार पर हम ये कुछ हमने विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत कौन अधिक स्थायी रहता है, क्या सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि चरण क्या है, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे की बात चर्चा करेंगे। नमस्कार।